हेलो क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इस चैप्टर का, तो आप लोग इस चैप्टर में मेरे साथ बने रहिए। हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो बुक रेफरेंस के लिए ली है वो सेलिना पब्लिकेशन की बुक है और आईसीएसई सिलेबस के हिसाब से ये बेस्ट बुक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। जैसे आपको नाम को ही पता चल रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि इस शरीर से जितना भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना, यानी कि शरीर में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया है उसको शरीर के बाहर निकालना। क्यों ज़रूरी होता है इसको बाहर निकालना? क्योंकि अगर आपने बहुत दिन तक अगर आपके शरीर से ये मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर नहीं निकलेंगे तो टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करने में मदद करते हैं और किस प्रकार से वो बाहर होते हैं, इस प्रोसेस को भी डिस्कस किया गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 8, द एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। A large number of waste products are formed during metabolic activities in the body. बॉडी में जब बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिसको शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। आपको पता है जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ये डाइजेस्ट होते हैं। जब ये डाइजेस्ट होते हैं तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है जिसको शरीर के बाहर निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो ये टॉक्सिन का काम क्रिएट करते हैं। तो एक प्रकार का जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर। Nitrogenous waste such as ammonia, urea, uric acid, etc. are formed from proteins and other complex nitrogenous compounds. इसी तरीके से प्रोटीन या बाकी जो हम नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं हमारे शरीर में, उसके वजह से बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। इसको भी शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। These nitrogenous products become toxic or harmful if retained inside and hence are sent out with the help of the excretory system. तो जैसे मैंने बोला कि अगर ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये बहुत टॉक्सिक और हार्मफुल हो जाते हैं और इनका शरीर के बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से ये शरीर के बाहर निकलते हैं। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको हमको शरीर से बाहर निकालना है। वाटर में आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। एक्सक्रीशन दो शब्द से बना है, एक्स और क्रीट। एक्स मतलब होता है आउट यानी कि बाहर करना, और क्रीट मतलब फ्लो, आउट फ्लो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर से बाहर फ्लो कराना, शरीर के बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट मेनली नाइट्रोजनस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस जब शरीर से केमिकल वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस कंपाउंड शरीर से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होमोस्टैटिक यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर का जो वातावरण रहे वो होमोस्टैटिक रहे, यानी कि स्टेडी स्टेट में रहे। मतलब जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, जो पीएच लेवल है, जो वाटर बैलेंस है और हर चीज़ों को जो तालमेल है वो बना रहे, इसके लिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। Organs which are concerned with the formation, storage and elimination of urine constitute the excretory system. तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं यूरिन को फॉर्म करने में, उसको स्टोर करने में और यूरिन को शरीर से बाहर निकालने में, यानी कि एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो बेसिकली हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन स्टोरेज और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन को स्टडी करते हैं। Excretory system or urinary system. Excretion should not be confused with defecation, meaning passing out feces, that is the undigested food from the intestine. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो excretory system को और defecation process को सेम समझते हैं, excretion को और defecation को सेम समझते हैं। defecation मतलब होता है जब पॉटी हम जाते हैं। डिफिकेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। जब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है पॉटी के रूप में, उसको हम डिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड फीसिस आया, फीसिस ये बायोलॉजिकल वर्ड है, इसी को वर्ड को यूज़ करते हैं कॉमन भाषा में। हम इसी फीसिस को हम पॉटी के रूप से बोलते हैं कि पॉटी। तो पॉटी जो बनती है वो आपका
अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है जो शरीर से बाहर निकलता है सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एक्सक्रीशन और डिफिकेशन डिफरेंट होते हैं। एक्सक्रीशन बेसिकली कंसर्न होता है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन स्टोरेज और यूरिन एलिमिनेशन से, ठीक है। Similarly, passing out carbon dioxide through the lungs is a part of respiration and not excretion। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालता है थ्रू एक्सलेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर से बाहर निकलता है तो ये बेसिकली तुम्हारा पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ना कि एक्सक्रीशन का। इन ह्यूमन द टर्म यूरिनरी सिस्टम इज़ मोर एप्रोप्रिएट दैन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ह्यूमंस के केस में हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम की जगह अगर हम इसको यूरिनरी सिस्टम कहेंगे तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन स्टोरेज और यूरिन एलिमिनेशन होता है। और हम यही इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन से ऑर्गन्स इसको करने में हेल्प करते हैं। सब्सटेंसेस टू बी गेट रिड ऑफ, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जैसे जिसको हमको शरीर से बाहर निकालना होता है, ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया है। There are number of chemical substances which are regularly formed in a body or which are absorbed through the food that must be got rid of, otherwise they become harmful। बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में लगातार बनते रहते हैं, जो या तो फूड के द्वारा हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है और या हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनता है ना। या तो आपने कुछ खाना खाया, उसके साथ वो चीज़ आपने एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि कितने सारे खाने में दो अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है ना। या फिर आपने आपके शरीर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो जैसे भी हो, और वेस्ट अगर आपकी बॉडी में इकट्ठा हो गया है तो इसको बाहर निकलना ज़रूरी है, नहीं तो ये हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रेगुलरली फॉर्म्ड इन अ बॉडी और विच आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द फूड दैट मस्ट बी गॉट रिड ऑफ, अदरवाइज दे बिकम हार्मफुल। सम सच सब्सटेंसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट सब्सटेंस क्या होता है जिसको शरीर से बाहर निकालना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, ये मेन है जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है। एंड एक्सेस सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, वाटर एंड बाइल पिगमेंट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो शरीर से बाहर निकालते हैं, तो आपको यही 5 लिखना पड़ेगा, ये अंडरलाइन कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, वाटर एंड बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है आपको, और इसके अलावा और कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है ना। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे जनरेट होते हैं और क्यों उनको निकालना ज़रूरी है। Carbon dioxide and water. Every living cells liberate energy by oxidizing glucose with the production of carbon dioxide and water। आपको पता है हर एक सेल में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी कब रिलीज होती है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना। आपको वो फॉर्मूला याद है ना आपको, कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। C6H12O6 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो आपका बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हमारे शरीर के हार्मफुल है, इसको निकालना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स, तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। तो वाटर बिकम्स पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द बॉडी, और ये जो पानी होता है हमारे शरीर के जो बाकी पानी है उसका हिस्सा बन जाता है, और फिर यूरिन के फॉर्म में ये शरीर से बाहर निकलता है। नाउ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, दिस इंक्लूड्स यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ये तीनों नाम याद रखो, वो पूछते हैं, ऐसे ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि कौन सा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है, तो यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये 3 नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस मेनली इन द लिवर। कहाँ बनते हैं, लिवर बनते हैं। किससे बनते हैं, फ्रॉम द डेड प्रोटीन रिमेन्स ऑफ द अदर टिश्यूज दैट आर ब्रॉट टू इट। तो जो मेन हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया, यूरिक और अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया होते हैं, और ये लिवर में बनते हैं। क्यों, क्योंकि लिवर में तुम्हारा जो डेड प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है और ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट बनाता है। एनी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। एक्चुअली क्या होता है, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना तो अमीनो एसिड बनता है, और जितना ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में उतना तो यूटिलाइज होता है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है वो बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको शरीर के बाहर निकालना ज़रूरी होता है। They are broken down in the liver to produce usable, also storable glucose and the urea that has to be excreted out। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बच जाते हैं, एक्सेस होते हैं, इनको लिवर में ब्रेक डाउन होता है इनका,
और ये यूजेबल या स्टोरेबल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो जो ग्लूकोज है वो तो बॉडी में यूटिलाइज होएगा, लेकिन इन अमीनो एसिड से जो यूरिया बना इसको बाहर निकालना है। आप समझ में आ गया कि कौन से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। कैसे बनते हैं? जब अपने शरीर में प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनते हैं। एक्सेस अमीनो एसिड को स्टोर करने का कोई प्रोविज़न नहीं है शरीर के अंदर, तो क्या होता है, ये जो एक्सेस में जो अमीनो एसिड होता है वो लिवर के पास पहुंचता है और लिवर में ये अमीनो एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में और यूरिया में। जो ग्लूकोज होता है वो तो ब्लड में घुल जाता है और वो एनर्जी रिलीज़ करने में हेल्प करता है, लेकिन जो यूरिया होता है उसको शरीर में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए शरीर के बाहर इसको निकालना ज़रूरी होता है। यूरिया इज़ हाईली पॉइजनस इफ़ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड टू अ सर्टेन लेवल इट कॉजेज डेथ। यूरिया बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है और अगर इसको शरीर में इकट्ठा करने दिया एक पर्टिकुलर लेवल के बाद तो ये जानलेवा भी हो जाती है। तो यूरिया इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनीज। अब ये लाइन याद रखो, यूरिया कौन बाहर निकालता है? किडनी के द्वारा यूरिया को शरीर के बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही एक एक लाइन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको चैप्टर को पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करना है और हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी लाइन बेमतलब में इसमें नहीं लिखी है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस सॉल्ट सच एज कॉमन सॉल्ट जो हम रोज़मर्रा में अपने खाने में खाते हैं, फलों के साथ खाते हैं, सलाद में खाते हैं। Excess salt such as common salt and even some excess water soluble vitamins B and C need to be eliminated। ठीक है, जितना भी हमने एक्सेस सॉल्ट खाया है सोडियम क्लोराइड के रूप में या हमारे शरीर के अंदर जितने भी वाटर सॉल्युबल एक्सेस विटामिन गए हैं B and C, उसको भी एलिमिनेट होना होता है। तो ये भी याद करो, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, तो विटामिन B एंड विटामिन C है। आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में विटामिन B और विटामिन C को स्टोर करने का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। अगर आपने सोचा कि अरे हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो हमने बस एक बार में गोलियां खा ली तो पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमको हर रोज़ फूड के द्वारा डेली विटामिन बी और विटामिन सी लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन बी और विटामिन सी जो कि वाटर सॉल्युबल है इनको स्टोर नहीं करता है और ये फ्लश आउट कर देता है हमारे सिस्टम से बाहर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो शरीर से बाहर निकलता है वो एक्सेस सॉल्ट है एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी जो एक्सेस में है। सॉल्ट्स आर मेनली गिवन आउट बाय द किडनीज। तो किडनी से अधिकतर जो चीज़ें निकलती है बाहर वो सॉल्ट होता है। ठीक है ना। तो ये भी अभी जब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन तब उसमें बताएंगे किस जगह पे सॉल्ट एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट जो सब्सटेंस बाहर निकलता है वो वाटर इज टेकन इन विद द फूड एंड बेवरेजेस इन लार्ज क्वांटिटी। खाना और जो हम ड्रिंक पीते हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को पीने की वजह से बहुत सारा पानी हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है ताकि हमारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, वो प्रॉपर हो सके। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में वाटर इकट्ठा हो गया है तो उसको यूरिन के द्वारा हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास करने जाते हैं और ये एक्सेस वाटर शरीर से बाहर निकलता है। राइट। The excess quantity of water is removed, which incidentally also serve as a useful purpose of dissolving the harmful materials to carry them out। तो जितना भी excess water है वो शरीर से बाहर निकलता है और साथ साथ में एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है, जिसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और पानी के साथ साथ वो भी बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो वाटर तो एक तरीके से आपका सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनको अपने में समा लेता है, डिजॉल्व कर लेता है, और जब पानी बाहर निकलता है यूरिन के फॉर्म में तो ये सब्सटेंस भी बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो सब्सटेंस है जो बॉडी से बाहर निकलता है वो बाइल पिगमेंट है, चीफली येलो बिलीरुबिन। ठीक है। अधिकतर बिलीरुबिन जो होता है वो बाइल पिगमेंट, और दूसरा भी दो नाम पूछ लेते हैं तो कभी लिख लो बिलीरुबिन और वर्डन भी एक होता है। ठीक है ना। ये शरीर से बाहर निकलता है। चीफली येलो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसी। एक्चुअली जो आरबीसी डेड हो जाती हैं जब वो ब्रेक डाउन होती हैं तो क्या बनता है? बिलीरुबिन। राइट। The liver cell extract it from the circulation and secrete it into the bile juice poured into the duodenum through the common bile duct। जो डेड आरबीसीज हुए उनका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, जो तुम्हारा डेड आरबीसीज है
उसके आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसीज की जो हीमोग्लोबिन है उसमें से तुम्हारा बिलीरुबिन बना, जो लिवर करता है जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है तो लिवर ये बिलीरुबिन को उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बाइल जूस में मिला देता है और फिर बाइल जूस कहाँ मिल जाता है, ड्यूडेनम में, ठीक है ना, जो एक कॉमन बाइल डक्ट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है ड्यूडेनम, तुम्हारा इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। दीज पिगमेंट्स आर मॉडिफाइड इन द इंटेस्टाइन टू पिगमेंट्स दैट गिव फीसेस देयर येलोइश ब्राउन कलर, और यही पिगमेंट मॉडिफाई होके जो फीसेस है यानी कि जो पॉटी है उसका जो येलो ब्राउन कलर आता है वो इसी बिली रूबिन की वजह से आता है। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो मोस्टली तो जो बिलीरुबिन होता है वो पॉटी के द्वारा निकल जाता है बाहर, लेकिन कुछ बिलीरुबिन यूरिन के द्वारा भी बाहर निकलता है। इसलिए आपने देखा है कि यूरिन भी लाइट येलो कलर की होती है, पानी की कमी होती है तो वही यूरिन का कलर डार्क येलो भी हो जाता है, राइट। तो ये जो येलो कलर यूरिन में या पॉटी में जो येलोइश ब्राउन कलर जो आता है वो यही बाइल पिगमेंट यानी कि बिलीरुबिन होता है, जो डेड आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम लिवर सेल्स करते हैं। लिवर सेल्स ब्लड जब उस पर सर्कुलेट होता है लिवर में तो लिवर सेल्स इस बाइल पिगमेंट को ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और बाइल जूस में मिला लेता है, और बाइल डक्ट के द्वारा ये बाइल जूस ड्यूडेनम में मिल जाता है और फीकल मैटर में मिलकर ये बॉडी से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीसेस होते हैं उनका कलर येलोइश ब्राउन हो जाता है। साथ में जो थोड़ा बहुत बाइल पिगमेंट बच जाता है वो यूरिन में डिजॉल्व होकर यूरिन के द्वारा निकल जाता है, इसलिए यूरिन का कलर भी थोड़ा सा लाइट येलो होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। अब आपसे बोला जाए कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखो तो एक्सक्रीशन की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, इसको वर्ड टू वर्ड आप लर्न कर लो। Excretion is the removal of all harmful and unwanted products from the body, especially the nitrogenous waste. Excretion removal है सारे harmful और unwanted products का बॉडी से, स्पेशली जो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब सारे हार्मफुल प्रोडक्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन को आप एज इट इज़ लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस और मैमल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ये ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, पहला तो किडनीज, दीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थ्रोइंग आउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चीफली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद करो। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, ठीक है, और ये एक्सक्रीट आउट करती है यूरिया को, किसके रूप में, यूरिन के रूप में। तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमंस में और मैमल्स में है किडनी, जिसको जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, राइट। इसके अलावा जो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो हैं स्वेट ग्लैंड्स। एक्सक्रीशन बाय स्वेट ग्लैंड्स इज इंसिडेंटल, मतलब ये डायरेक्टली तो आपको एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करती है, लेकिन जैसे जब आपको पसीना आता है ना तो पसीना में पानी तो बाहर निकलता है, साथ में पानी में कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, कुछ सॉल्ट वॉल्ट है, वो भी डिजॉल्व रूप में उसके बाहर निकल जाता है। तो एक्सक्रीशन बाय स्वेट ग्लैंड इज इंसिडेंटल। दीज ग्लैंड्स आर प्राइमरली कंसर्न विद कूलिंग थर्मो रेगुलेशन। एक्चुअली स्वेटिंग का काम होता है थर्मो रेगुलेशन, यानी कि शरीर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना, है ना। शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रॉपरली नहीं होती हैं। तो अंदर का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है स्वेट ग्लैंड। जब अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमको पसीना आता है, और पसीने में पानी तो निकलता ही, पानी के साथ साथ उसमें कुछ सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट भी डिज़ोल्व होकर बाहर निकल आते हैं। तो डायरेक्टली तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जब वो अदर एक्टिविटी यानी कि थर्मो रेगुलेशन कर रहा होता है तो साथ साथ में वो एक्सक्रीशन भी कर देता है। कौन? स्वेट ग्लैंड। द स्वेट सीक्रेटेड कैरीज विद इट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। स्वेट ग्लैंड्स पास आउट स्वेट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, सो ट्रूली दे आर नॉट एक्सक्रीटरी। तो एक्चुअली एक्सक्रीशन के लिए स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होते हैं। स्वेट ग्लैंड तो एक्टिवेट तब होते हैं जब शरीर में थर्मो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है और शरीर को अंदर से ठंडा करने की ज़रूरत होती है, तब वो साथ साथ में कूलिंग के साथ साथ में एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देते हैं, राइट। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो याद रखो हमारा किडनी ही है। लंग्स, एक्सक्रीशन बाय लंग्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज इन द एक्सपायर्ड एयर। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, लंग एक अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है जब हम एयर को जब हम सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको एक्सपायर्ड एयर कहते हैं ना। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उसको इंस्पायर्ड एयर कहते हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसको एक्सपायर्ड एयर कहते हैं ना। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन में जो हवा बाहर निकलती है उसको एक्सपायर्ड एयर कहते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में बाहर लंग्स के द्वारा बाहर हो जाती है। तो एक तरीके से लंग्स ने भी एक्सक्रीशन में हेल्प किया, राइट। नाउ इतना जितना हमने पढ़ लिया उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस चेक करते हैं। अगर कोई डाउट है तो देख लेते हैं, और नहीं तो आप लोग चैप्टर रीड करते जाओ, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ। कहीं डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हो। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक द वर्न्स दैट नीड टू बी गेट रिड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे लिस्ट दी गई है और हमको वो सब्सटेंसेस को हमको सेलेक्ट करना है जिसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो ग्लूकोज नहीं भाई, ग्लूकोज तो भाई बॉडी में ज़रूरत होती है तो उसको तो नहीं। एक्सेस वाटर, यस, एक्सेस वाटर को हमको बाहर निकालना होता है। अमीनो एसिड्स को बाहर निकालना होता है, यूरिया को बाहर निकालना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, एक्सेस कॉमन सॉल्ट को बाहर निकालना होता है, ग्लाइकोजन को नहीं, यूरिक एसिड को करना पड़ता है, ठीक है। Second, undigested and unabsorbed food which passes out is termed as excreta in proper language. Is it a kind of excretion or yes or no? उन्होंने बोला जो undigested and unabsorbed food है जो हमारे शरीर से excreta के रूप में बाहर निकलता है जिसको हम feces कहते हैं, तो क्या ये एक प्रकार का excretion है? Yes or no? तो no, ये excretion नहीं है। एक्सक्रीशन मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन स्टोरेज एंड यूरिन एलिमिनेशन। ये तुम्हारा डाइजेशन का ही एक हिस्सा है। जब जो तुम्हारा एक्सक्रीटा यानी कि फीकल मैटर जब बॉडी से बाहर निकलता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का, राइट। तो उसको नो लिखोगे। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया है, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा। नाउ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी कि किडनी को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। किडनीज बोलो या यूरिनरी सिस्टम बोलो, स्पेलिंग ध्यान दो, URINARY यूरिनरी सिस्टम है क्योंकि ये यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो हम पढ़ते हैं द किडनीज आर 2 bean shaped organs about 10 centimeter long and 6 centimeter wide। जो किडनीज होती हैं 2 bean shaped यानी कि राजमा की शेप में ये 2 ऑर्गन्स होते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। located on either side of the backbone and protected by the last 2 ribs। बैकबोन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी के इधर आजू बाजू देखो, आप ये देख रहे हो, ये जो किडनीज है ये बीन शेप्ड है और ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके लेफ्ट और राइट साइड होती हैं, ठीक है। और लास्ट 2 रिब्स से ये प्रोटेक्टेड रहती हैं। द राइट साइड किडनीज एट अ स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट वन। जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट साइड से। A tube, the ureter, arises from the notch hilum in the median surface of each kidney and connects behind with the urinary bladder in the lower part of the abdomen। पहले मैं इसको रीड करती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। In front, the front end of the ureter is somewhat expanded into the kidney and is called pelvis। The urine produced in the kidney constantly flows through the ureters and collects in the pelvis। देखो ये किडनीज है, ठीक है, ये किडनीज है, एक ये किडनी है और एक ये किडनी है दूसरी, और ये तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम के राइट और लेफ्ट साइड होती है। जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़े से नीचे होती है क्योंकि राइट साइड में लिवर होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये थोड़ा सा नीचे होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, इस किडनी को कौन, लास्ट जो रिब्स होती हैं हमारी वो इन किडनीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। किडनी के यहाँ से जो है ना ये नॉच है, ये जो नॉच होता है यहाँ से 2 ट्यूब बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो नॉच है वो नॉच हीलम कहलाता है। यहाँ से 2 ट्यूब बाहर निकलते हैं, ये वाला जो ये ट्यूब दिखा रहा है, ये जो ट्यूब बाहर निकल रहा है इसको यूरेटर कहते हैं, ठीक है, ये यूरेटर है। और ये यूरेटर किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके नीचे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे किडनी के अंदर यूरिन बनती है, यूरेटर के द्वारा ये टेम्परेरी तौर पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम से इम्पल्स जाता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है, अब यूरिन पास कराओ। तो यूरेथ्रा यानी कि ये जो हल्का सा नैरो पैसेज दिख रहा है यूरेथ्रा के द्वारा ये जो यूरिन होती है
ये शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, यूरेथ्रा की ओपनिंग में ये सर्कुलर मसल्स लगी रहती हैं जिसको हम स्पिंस्टर कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि जब हम यूरिन पास नहीं कर रहे होते हैं तो ये जो स्पिंस्टर मसल्स होती हैं इस यूरेथ्रा की ओपनिंग को बंद रखती हैं। नहीं तो क्या, अगर ये ओपनिंग बंद नहीं होगी तो क्या होगा, यूरिन लीक होता रहेगा, है ना। तो यूरिन लीक नहीं हो तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्पिंस्टर की मसल ये यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या करती हैं, बंद करके रखती हैं। जब इम्पल्स मिलता है कि अब हमको वॉशरूम जाना है और यूरिन पास करनी है, तब ये स्पिंस्टर्स जो मसल्स होती है वो रिलैक्स करती हैं और यूरिनरी ब्लैडर पूरा एम्प्टी हो जाता है और हम यूरिन पास कर देते हैं। ठीक है, और फिर जब यूरिन पूरा तरीके से पास हो आती है तो दोबारा ये स्पिंस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर इस ओपनिंग को बंद कर देती हैं और लगातार अपना ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना, किडनी लगातार फिल्टर करती रहती है और चीज़ों को बाहर निकालती रहती है। तो समझ में आया कि किडनी क्या है, किडनी दो है, एक राइट किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी की पोजीशन थोड़ी सी लो होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि राइट हैंड साइड लिवर होता है। ठीक है, और ये दोनों किडनीज आपकी वर्टिबल कॉलम के आजू बाजू होती हैं, मतलब एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड होती हैं। किडनी का एक नॉच होता है जहाँ से, जिसको हीलम कहते हैं, वहाँ से दो ट्यूब निकलते हैं। राइट किडनी से एक ट्यूब निकलता है, लेफ्ट किडनी से दूसरा ट्यूब निकलता है, जिसको यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर क्या करता है, ये यूरेटर किडनी में जो यूरिन बनी है उसको कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। जो यूरेटर होता है उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, उस फैले हुए हिस्से को हम पेल्विस कहते हैं। अब इसी पेल्विस को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। द यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज कॉन्स्टेंटली फ्लो थ्रू द यूरेटर एंड कलेक्ट्स इन यूरिनरी ब्लैडर। तो यही ये डायग्राम दिखा रहे हैं कि जो ट्यूब है ना, ये यूरेटर है। यूरेटर का जो ऊपरी हिस्सा है ये थोड़ा फैला हुआ होता है, इसको पेल्विस कहते हैं। जितनी भी यूरिन बन रही होती है ना, इस पेल्विस में इकट्ठी हो जाती है और ये पेल्विस से होके ये यूरेटर में आती है और यूरेटर से कहाँ कलेक्ट हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरिन इज इंटरमिटेंटली एम्प्टीड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। और शरीर के बाहर वो कुछ देर में यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, हम हर वक्त बाथरूम में नहीं बैठे रहते हैं, हमको थोड़ी थोड़ी देर में इम्पल्स आता है कि अरे वॉशरूम आएंगे, तब हम जाते हैं और वॉशरूम करके यूरिन बाहर निकालते हैं। तब तक वो यूरिन क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होती रहती है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारे ब्रेन से एक इम्पल्स आता है जिससे हमको ये सिग्नल मिलता है कि यूरिन पास करनी है। द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स into the bladder are somewhat projecting and act like walls to prevent the backflow of urine when the bladder contracts to pass out the urine। जो यूरेटर जब यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा होता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग होता है। प्रोजेक्टिंग इसलिए होता है ताकि वो एक वॉल्व की तरह काम करे, ताकि एक बार यूरेटर से जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आ गई है वो दोबारा यूरेटर में ना चढ़े, मतलब बैक फ्लो नहीं हो। मतलब जब यूरेटर ने वो लाया, यूरेटर ने यूरिन लेके आया और ब्लैडर में दे दिया। ठीक है, यूरेटर के द्वारा यूरिन आई और ब्लैडर में इकट्ठी हो गई। ठीक है, ब्लैडर में यहाँ पे इकट्ठी हो गई। अब ये जो थोड़ी प्रोजेक्टिंग होती है ताकि वॉल्व की तरफ काम करे, ताकि ये यूरिन जो यहाँ आ गई है वो दोबारा वापस यूरेटर में ना जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए जो ओपनिंग होती है यूरेटर की वो थोड़ी सी प्रोजेक्टिंग होती है ना, ताकि ये वॉल्व की तरह बिहेव करती है और बैक फ्लो ऑफ यूरिन को रोकती है। ठीक है, when the bladder contracts to pass out the urine, क्योंकि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता था कि यूरेथ्रा से यूरिन बाहर जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कुछ यूरिन ऊपर चढ़ सकती है, तो ऊपर ना चढ़े इसके लिए ये जो यूरेटर की ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में, ये प्रोजेक्टिंग आउट होती है ताकि एक ही डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूरिन आए, ऊपर दोबारा यूरिनरी ब्लैडर में ये ना चढ़े। राइट नाउ a sphincter circular muscle guards the opening of the bladder into the urethra and relaxes only at the time of urination, यानी कि micturition under an impulse from the brain। जैसे मैंने आपको बताया जो sphincter circular muscle होती है वो ब्लैडर की ओपनिंग को, जो ब्लैडर जब यूरेथ्रा की तरफ ओपन हो रहा होता है उस ओपनिंग को गार्ड करती है और तभी रिलैक्स होती है स्पिंस्टर मसल जब यूरिन पास करना हो। इस प्रोसेस को हम मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। ये टर्म पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, तो पासिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें, ये टर्म जो मिक्ट्यूरेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो जब आपका स्पिंस्टर मसल रिलैक्स होती है और यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलती है, उस प्रोसेस को मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। और ये सारा काम
कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, इम्पल्स के द्वारा ये सारा प्रोसेस होता है, राइट ना। अब हम इसको डिटेल में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। ये डायग्राम की मदद से हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी, फिगर 8.2 यानी कि ये वाला है फिगर, शोज टू मेन रीजन्स एंड आउटर डार्क कॉर्टेक्स एंड इनर लाइटर मेडुला। पहले देखो कि जो इसमें जो ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, तो बाहर का जो लाइटर हिस्सा है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के हिस्से को हम मेडुला कहते हैं। ये बाहर का डार्क हिस्सा ये कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का ये लाइट जो हिस्सा होता है ये मेडुला कहलाता है, राइट। देखो ये बाहर का जो आउटर हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स बोल रहे हो, अंदर डार्क हिस्सा जो है उसको कॉर्टेक्स बोल रहे हो और अंदर का जो लाइट एरिया है उसको आप क्या कह रहे हो, मेडुला बोल रहे हो। तो पहली बात तो जो किडनी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। The medulla is composed of finely striped substance arranged in several conical pyramids. आप देख रहे हो कि मेडुला में बहुत सारे स्ट्राइप्ड स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड हैं और ये एक पिरामिड के रूप में, कोनिकल पिरामिड के रूप में अरेंज हैं। द एपिक्स ऑफ ईच पिरामिड पेपिला प्रोजेक्ट्स इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी। और इन सबके जो एपिक्स है ना, ये जो एपिक, ये पिरामिड की जो टिप है, ये टिप, ये जो हिस्सा क्या है, ये पेल्विस है। इस पेल्विस में अंदर की तरफ घुसी हुई हैं, तो ये जो टिप है ये कहलाती है पेपिला, राइट। द एपिक्स ऑफ ईच पिरामिड पेपिला प्रोजेक्ट्स इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी। आप ध्यान से डायग्राम का लेबलिंग देखो, आपको समझ में आएगा। देखो ये जो बाहर का आउटर डार्क रीजन है उसको कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ये डार्क रीजन कॉर्टेक्स कह रहे हैं, अंदर का जो लाइट रीजन है इसको मेडुला कह रहे हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो डार्क रीजन है कॉर्टेक्स है, अंदर का जो लाइट रीजन है ये मेडुला है। ये तुम्हारा जो तुम्हारे कोनिकल स्ट्रक्चर है, ये जो डार्क रीजन कॉर्टेक्स है और ये लाइट रीजन है ये मेडुला है। ये आप देख रहे हो ये आपके पिरामिड्स हैं, इन पिरामिड्स की जो टिप है उसको पेपिला कह रहे हैं और ये पेपिला आपके पेल्विस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। The kidney is composed of an enormous number of minute tubules called uriniferous tubules or nephrons or renal tubules or just kidney tubules। चारों नाम याद रखो, चारों में से कोई भी नाम यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं। किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स, रीनल ट्यूब्यूल्स या किडनी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं यही स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट हैं किडनी की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, या तो आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखो या नेफ्रॉन वर्ड यूज़ करो या रीनल ट्यूब्यूल बोलो या किडनी ट्यूब्यूल बोलो, सबका मतलब एक ही होता है, राइट। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। ये वाले डायग्राम से भी देख लेते हैं कि बाहर वाला डार्क रीजन कॉर्टेक्स है, अंदर वाला लाइट रीजन मेडुला है। मेडुला में स्ट्राइप वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो पिरामिड के रूप में होते हैं। पिरामिड की जो टिप होती है उसको हम पेपिला कहते हैं, जो कि तुम्हारे पेल्विस में प्रोजेक्ट करती है। नाउ अब स्ट्रक्चर ऑफ ईच किडनी ट्यूब्यूल, देखो ये डायग्राम है, ये तुम्हारा किडनी ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। इस डायग्राम की मदद से हम पूरा किडनी ट्यूब्यूल समझेंगे और उसको ध्यान से आप बस सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। ईच किडनी ट्यूब्यूल फिगर 8.3 हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन है, या फिर आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलो, उसको एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन जो होता है, आपको मैंने बताया कि किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से बनती है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल, इट इज़ अ थिन वॉल्ड सिंगल सेल थिक एपिथेलियम कप समथिंग लाइक अ हॉलो बॉल प्रेस डीप ऑन वन साइड। देखो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये हॉलो जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, राइट। इसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल इट इज़ अ थिन वॉल्ड सिंगल सेल एपिथेलियम से बना होता है, समथिंग लाइक अ हॉलो बॉल प्रेस डीप ऑन वन साइड। एक तरीके से बॉल को एक तरफ आपने प्रेस कर दिया तो एक कैविटी सी बन गई है और इसी को हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इट्स हॉलो इंटरनल स्पेस कंटिन्यूस इनटू द ट्यूब्यूल। अंदर की जो हॉलो इंटरनल स्पेस है वो एक ट्यूब्यूल के रूप में कंटिन्यू है, मतलब ये पाइप सा बन गया है, ठीक है, एक ट्यूब सा बन गया। ये हॉलो जो रीजन है वो एक ट्यूब के रूप में आगे कंटिन्यू है। द आउटर कॉन्केविटी ऑफ द कप लॉजेस नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस।
बोमन्स कैप्सूल के बाहरी हिस्से में एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा रहता है। इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो गुच्छा दिख रहा है ना, ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। The Bowman's capsule and the glomerulus together called Malpighian capsule or just renal capsule। तो glomerulus और Bowman's capsule, इन glomerulus और Bowman's capsule इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? Malpighian capsule या renal capsule। ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कि Malpighian capsule क्या होता है, तो आप लिखोगे Bowman's capsule plus glomerulus is called Malpighian capsule या renal capsule। और ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिट रहता है, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल और फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी कहते हैं, पीसीटी के नाम से बहुत बार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इज द स्टार्टिंग कॉन्वुलेटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स नियरर, दैट इज नियरर टू द बोमन्स कैप्सूल। अब मैंने बताया था कि आपको बोमन्स कैप्सूल का जो हॉलो हिस्सा है वो आगे चल के ट्यूब्यूल की फॉर्म में कंटिन्यू रहता है। तो बोमन कैप्सूल के पास वाला जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब एरिया है, उसको हम पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, है ना। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है नियर वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये पास वाला जो हिस्सा है, ये पीसीटी कहलाता है, राइट। इसमें भी दिया है, देखो ये डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, पीसीटी इसको बोल रहे हैं ये लोग। ये वाला जो हिस्सा है इसको पीसीटी कह रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग का हिस्सा है इसको पीसीटी कह रहे हैं। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है नियरर, यानी कि बोमन्स कैप्सूल के पास जो ट्यूब्यूल है उसको पीसीटी बोलते हैं। बोथ द बोमन्स कैप्सूल एंड द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड पार्ट लाई इन द कॉर्टेक्स गिविंग इट अ डॉटेड अपीयरेंस इन अ सेक्शनल व्यू। ये जो इतना हिस्सा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होता है बोमन्स कैप्सूल से लेकर प्रॉक्सिमल पीसीटी का यहाँ तक का जो हिस्सा होता है वो किडनी के जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें लोकेटेड रहता है ना। जो किडनी का हमारा आउटर डार्क रीजन था, जो डॉटेड दिखाया गया है, यहाँ पे ये इतना हिस्सा हर नेफ्रॉन का इस जगह पर रहता है, कॉर्टेक्स में। वो जो कि आप सेक्शनल व्यू में अभी आप देखोगे, देखो जैसे इस डायग्राम दिखा रहे हैं ना, तो इस डायग्राम में जो ये डॉटेड रीजन दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर ये तुम्हारा बोमन्स कैप्सूल और पीसीटी रहता है हर नेफ्रॉन का। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के बोमन्स कैप्सूल और पीसीटी इसी कॉर्टेक्स रीजन में रहेंगे, राइट। मिडिल यू शेप्ड पार्ट को हम लूप ऑफ हैंडले कहते हैं। इट्स शेप्ड लाइक हेयर पिन, इट इज़ नॉट कॉन्वुलेटेड, इट रन्स इन मेडुला टू turn back and to re-enter the cortex to continue into the next convoluted region of the tubule। जो ये U shaped हिस्सा दिख रहा है, ये आपको जो U shaped हिस्सा दिख रहा है, इसको लूप ऑफ हैंडली कहते हैं। ये लिखा है ना लूप ऑफ हैंडली, तो ये U shaped अनकॉन्वुलेटेड हिस्सा है, इसको लूप ऑफ हैंडली कहते हैं। और ये किडनी के मेडुला रीजन में रहता है। ये किडनी का जो ये अंदर वाला लाइट रीजन है, ये वाला रीजन लाइट वाला पोर्शन है मेडुला, यहाँ पर तुम्हारा लूप ऑफ हैंडली रहता है। फिर जो मुड़कर जो बाद का जो ये डिस्टल, जो बाद वाला जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये दोबारा कहाँ आ जाता है? ये दोबारा आगे चल के कॉर्टेक्स में आ जाता है, राइट। Middle U-shaped part loop of Henle is shaped like a hairpin. It is not convoluted. It runs in medulla to turn back and to re-enter the cortex to continue into the next convoluted region of the tubule. नेक्स्ट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम डीसीटी कहते हैं, अगेन लाइंग इन द कॉर्टेक्स। तो डीसीटी भी कॉर्टेक्स में ही है, इज द एंड पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल, दैट इज डिस्टल्स मीन्स फार्दर, दैट इज फार्दर और फार अवे फ्रॉम द बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल से ये वाला हिस्सा दूर है ना, इसलिए इसको डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला है। ये बोमन्स कैप्सूल के लिए पास है, इसलिए इसको पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा है। बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी, ये तीनों चीज़ किडनी के कॉर्टेक्स में रहती हैं। सिर्फ ये जो यू शेप लूप ऑफ हैंडली है ये मेडुला में रहता है, राइट। इट ओपन्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। ये जो डीसीटी होता है आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इस पर खुल जाता है। ये जो आपको ये डीसीटी आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है, राइट।
द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स द कंटेंट्स ऑफ मैनी किडनी ट्यूब्यूल्स। इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का यूरिन आके कलेक्ट होता है ना। आप देख रहे हो यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन का DCT खुल रहा होगा, यहाँ पे तीसरे का खुल रहा होगा, यहाँ पे चौथे का खुल रहा होगा। तो सारे जितने भी तुम्हारे नेफ्रॉन्स होते हैं उन सबका एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है। जब यूरिन बन जाता है तो वो सारे नेफ्रॉन्स इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन दे देते हैं। फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन चला जाता है पेल्विस में, पेल्विस से चला आता है यूरेटर में, और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है, राइट। तो यूरिन बनी नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स से सारी नेफ्रॉन्स के में जितनी भी यूरिन बनी वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होती है। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द कंटेंट्स ऑफ मैनी किडनी ट्यूब्यूल्स एंड पोर्स इट एज अ यूरिन इन द पेल्विस ऑफ द किडनी। ये कलेक्टिंग डक्ट सारी यूरिन को पेल्विस में डालती हैं और पेल्विस फिर उसको बाहर कर देता है, राइट। तो देखो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लो, ये डायग्राम आता है, लेबलिंग इसके अच्छे से देख लो। देखो जो ग्लोमेरुलस है ये ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो कि बाउमन्स कैप्सूल में फिट रहता है। जो बाउमन्स कैप्सूल है ग्लोमेरुलस है, सो एक साथ हम मेल्पिजियन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस का जो हॉलो पार्ट है वो एक ट्यूब के रूप में कंटिन्यू होता है। ट्यूब का जो आगे का हिस्सा है वो PCT कहलाता है। बीच का जो हिस्सा है जो यू शेप हो रहता है उसको लूप ऑफ हैनले कहते हैं, और जो लास्ट का कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा होता है उसको DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो आके जल के कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स का DCT खुलता है जाके, ठीक है। और चीज़ याद रखने की है कि बाउमन्स कैप्सूल और PCT ये इतना जो हिस्सा होता है नेफ्रॉन का, सारे नेफ्रॉन्स का इतना जो हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स में रहता है। DCT भी कॉर्टेक्स में रहता है, लेकिन आपका लूप ऑफ हैनले कहाँ रहता है, मेडुला में रहता है, राइट। और पूरे नेफ्रॉन्स के ऊपर ये ब्लड कैपिलरीज का जाल रहता है, तब जाके आपका ब्लड छनता है और यूरिन बनती है, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ पहले तो थोड़ा हम जान लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टाइनी, सो मैनी एंड फॉर सो मच। टोटल नंबर इन बोथ किडनीज अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन। दोनों किडनी में अगर आप देखो तो करीब 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच सिंगल ट्यूब्यूल, हर एक ट्यूब्यूल करीब 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। देखो कितना, मतलब कितने 2 मिलियंस भरे हुए हैं किडनी के अंदर, और अगर हर एक को अगर आप देखोगे तो उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। अगर ये सारे ट्यूब्यूल्स को एक साथ एक के बाद एक रख दिया जाए तो अगर इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, करीब 60 किलोमीटर, है ना। द टोटल लेंथ ऑफ ऑल ट्यूब्यूल्स टुगेदर मोर देन 60 किलोमीटर। दिस ग्रेट लेंथ प्रोवाइड्स अ ह्यूज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजेबल प्रोडक्ट्स, स्पेशल यूजेबल सब्सटेंसेज, स्पेशली वाटर एज द कंटेंट्स मूव थ्रू दैम। तो इतना बड़ा जो आपके ट्यूब्यूल्स इतना बड़ा सरफेस एरिया देते हैं, उसका एडवांटेज ये होता है कि जितने भी यूजेबल सब्सटेंस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो सके। नहीं तो क्या होगा, यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छे प्रोडक्ट्स भी बाहर हो जाएंगे शरीर से, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होंगे। तो इसलिए क्या होता है, जितना भी यूजेबल पार्ट होता है वो इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इतने सारे नंबर्स में नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर होते हैं, और हर एक नेफ्रॉन की लंबाई करीब 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। अगर इन सबको एक के बाद एक लगा दिया जाए तो करीब टोटल लेंथ इनकी 60 किलोमीटर निकल जाएगी। तो इतनी बड़ी लेंथ बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जो कि ज़रूरी होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजेबल सब्सटेंसेस के लिए। ब्लड फ्लोइंग थ्रू किडनीज पर मिनट, हर मिनट किडनी से करीब 1 लीटर ब्लड फ्लो होता है। तो देखो मतलब सोचो हमारे शरीर में किडनी लगातार काम करती है, हर मिनट 1 लीटर ब्लड किडनी में फ्लो होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स इज इक्वल टू 160 लीटर। जो ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, अभी मैं समझाऊंगी क्या होता है। तो 24 घंटे में करीब 160 लीटर 160 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है। यूरिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन पर डे इज इक्वल टू 1.2 लीटर। फिर ये 160 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, इसमें से बहुत सारा हिस्सा तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर बाद में बचा कुचा सिर्फ 1.2 लीटर करीब पर हम यूरिन बाहर पास आउट करते हैं। यानी कि 160 लीटर में से सिर्फ 1.2 लीटर ही यूरिन है, बाकी सब यूजेबल पार्ट होता है जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है नेफ्रॉन्स में और फिर वो ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ब्लड सप्लाई टू द किडनी ट्यूब्यूल्स।
A pair of renal arteries branch off from the dorsal aorta to enter the respective kidneys. अब आपने जैसे पहले वाले डायग्राम में देखा था कि हाँ, मैं फिर से एक डायग्राम दिखाती हूँ, पहले आप इसको पढ़ लो फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से. A pair of renal arteries branch off from the dorsal aorta. याद रखो, नाम याद रखा करो, पूछेंगे. एक रीनल आर्टरी, देखो किडनी में जो आर्टरीज जाती हैं उसको हम रीनल आर्टरीज कहते हैं, है ना. ऐसे लिवर में जो आर्टरीज जाती हैं उसको हिपैटिक बोलते हैं, ठीक है. जो तुम्हारी हार्ट में जाती है उसको कोरोनरी कहते हैं. तो ये रूट वर्ड्स होते हैं, इनको याद रखा करो कि अगर कोरोनरी शब्द आ गया मतलब हार्ट से रिलेटेड है, हिपैटिक वर्ड का इस्तेमाल कर लिया यानी कि ये लिवर से रिलेटेड है, रीनल वर्ड का इस्तेमाल कर लिया यानी कि ये किडनी से रिलेटेड है. तो यहाँ पे हम रीनल आर्टरीज की बात कर रहे हैं. तो 2 रीनल आर्टरीज होती हैं जो डॉर्सल आर्टरी से निकलती हैं और एक एक रीनल आर्टरी एक एक किडनी में एंटर हो जाती है. Each renal artery branches and rebranches several times to give rise to arterioles. हर एक रीनल आर्टरी बार बार ब्रांच करती है, मतलब एक रीनल आर्टरी थी तुम्हारी, फिर ये एक किडनी में घुस गई, ठीक है, और ये दूसरी किडनी में घुस गई, फिर इसने ब्रांच बनाई और ब्रांच बनाई और ब्रांच बनाई और ऐसे ऐसे करके ये हर एक तुम्हारे नेफ्रॉन में ये घुस जाएगी, ठीक है. Each renal artery branches and rebranches several times to give rise to arterioles. Each such arteriole enters a Bowman's capsule under the name of afferent arteriole. Afferent मतलब to bring to. This afferent arteriole breaks into number of capillaries which forms a knot-like mass glomerulus closely fitting inside the Bowman's capsule. तो ये जो आर्टरी होती है वो ब्रांच हो के बहुत सारे आर्ट्रियोल में बन जाती है और ये आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो एफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में आपके बोमन्स कैप्सूल में एंटर करते हैं और यहाँ पे ये फिर बहुत सारी कैपिलरीज का जाल बना लेते हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. और फिर द रीयूनाइटिंग कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस फॉर्म द डिफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म द ईफरेंट आर्ट्रियोल. और फिर ये जो कैपिलरीज फिर से रीयूनाइट करती हैं और एक ईफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं, ठीक है. जब एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल को आप कंपेयर करोगे तो एफरेंट आर्ट्रियोल चौड़ी होती है जबकि ईफरेंट आर्ट्रियोल नैरो होती है, ठीक है. ये इसकी मोटाई कम होती है ईफरेंट की, और एफरेंट की यानी कि अंदर घुसने वाली जो आर्टरी होती है, आर्ट्रियोल होता है, वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है. जबकि ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने वाली जो आर्ट्रियोल जिसको हम ईफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं वो थोड़ी नैरो होती है. The efferent arterioles after emerging from the Bowman's capsule runs a short distance and breaks up into a secondary capillary network. ये भी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी. The efferent arterioles after emerging from the Bowman's capsule runs a short distance and breaks up into secondary capillary network called vasa recta. फिर ये जो तुम्हारी efferent arteriole है वो थोड़ी दूर चलती है और फिर दोबारा ये कैपिलरी नेटवर्क का जाल बना लेती है जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं. विच सराउंड्स द रीनल ट्यूब्यूल. ये वासा रेक्टा पूरे रीनल ट्यूब्यूल में को सराउंड कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है, तभी तो रीएब्जॉर्प्शन हो पाएगा, है ना. एंड रीजॉइंस टू फॉर्म ऑफ वेन. और फिर ये रीनल ट्यूब्यूल ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ये दोबारा तुम्हारा रीजॉइन होकर रीनल वेन बना लेता है. बाय यूनाइटिंग अगेन एंड अगेन विद अदर वेन्स ऑफ द किडनी इट अल्टीमेटली फॉर्म्स अ रीनल वेन which leaves the kidney at the median surface to pour the blood into the posterior vena cava. फिर ये रीनल वेन किडनी से बाहर निकलती है और अपना ब्लड किस में डाल देती है, पोस्टीरियर वेना केवा से. यानी कि ये आती किससे है, डॉर्सल आउटा से, और ख़त्म काय में होती है, पोस्टीरियर वेना. अगर हम सीक्वेंस देखें तो डॉर्सल आउटा से आपकी 2 रीनल आर्टरी आई, 2 रीनल आर्टरीज जो आई वो ब्रांच करके बहुत सारे आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है. इसमें से जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो तुम्हारे ग्लोमेरुलस में एंटर हुई, बोमन्स कैप्सूल में एंटर हुई. बोमन्स कैप्सूल में एंटर होने के बाद ये एफरेंट आर्ट्रियोल बहुत सारे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, सो हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. ग्लोमेरुलस में फिर ये कैपिलरीज रीयूनाइट होती हैं और ईफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में बाहर निकलती हैं. ईफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी ही दूर चलती है और क्या बना लेती है, कैपिलरी सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क का जाल बना लेती है जो कि पूरी तरीके से तुम्हारा जो नेफ्रॉन है उसको सराउंड कर लेती है, उसको घेर लेती है, ठीक है. और इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं. फिर वासा रेक्टा अंत में फिर से कैपिलरीज को ज्वाइन करके क्या बनाती है, वेन बनाती है, और हर नेफ्रॉन की वेन मिलकर क्या बना लेती है, रीनल वेन बना लेती है. फिर रीनल वेन अपना ब्लड किसको दे देती है, पोस्टीरियर वेना केवा को, राइट. इसको मैं अलग से आपको एक डायग्राम से समझा दूंगी. अब हम पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको ये जो कंटेंट मैंने पढ़ाया वो समझ में आए.
पहले तो आप इस डायग्राम में देखो कि ये जो आपका डॉर्सल आउटा से दो आपकी रीनल आर्टरीज निकली हैं जो एक एक किडनी में चली गई, ठीक है ना। जो रेड कलर की दिख रही है ये तुम्हारे डॉर्सल आउटा से आई है और ये दो आपकी रीनल आर्टरी में ब्रांच होकर एक एक किडनी में चली गई है, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ हो गई। दूसरा देखो इस डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये डॉर्सल आउटा है, डॉर्सल आउटा से दो ब्रांचेस निकल रही हैं और इसको हम रीनल आर्टरी कह रहे हैं। ये जो रेड कलर की दिख रही है ये रीनल आर्टरी है और एक रीनल आर्टरी एक किडनी में चली गई, दूसरी रीनल आर्टरी दूसरी किडनी में चली गई, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि डॉर्सल आउटा से आपकी दो ब्रांचेस निकली हैं जिसको रीनल आर्टरीज कहते हैं और एक एक किडनी के अंदर एंटर हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्रांच होते 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 आर्ट्रियोल्स बना लेती है, ठीक है ना। अब उसमें से जो रीनल आर्टरी है, जो फ्रॉम रीनल आर्टरी, उसमें से रीनल आर्टरी में एक जो पतली सी जो ब्रांच होती है जिसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, ये थोड़ी चौड़ी होती है, ये एंटर करती है बोमन्स कैप्सूल में, ठीक है ना। रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी बहुत सारा ब्रांच होते होते क्या होती है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल बना लेती है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस में एंटर करती है और ये आर्ट्रियोल आप देख रहे हो दोबारा फिर कितनी ज़्यादा कैपिलरीज में टूट गई है ना। ये कैपिलरीज में टूट गई है, ब्रांच आउट हो गई है, तो कैपिलरीज में ब्रांच आउट हो गई थी, इस कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये कैपिलरीज आपकी फिर से रीयूनाइट होती हैं और क्या बना लेती है, ये जो बाहर वाली जो ये दिख रही है ना, ये वाली जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स ने बना लिया, राइट। मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में इसने एंटर किया, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल की तरह इसने एंटर किया, फिर कैपिलरीज बनाई जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये कैपिलरीज दोबारा यूनाइट हुई और इसने एफरेंट बना ली। जो एफरेंट थी वो वाइड है, जो एफरेंट है वो नैरो है। आप देख रहे हैं ना, ये चौड़ी दिख रही है और ये नैरो दिख रही है, तो ये वाइड है ये नैरो है। ये क्यों ज़रूरी होता है, ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। फिर जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो थोड़ी दूर तक आगे चली और फिर इसने सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क का जाल बना लिया। देखो ये जाल दिख रहा है ना, पूरे इसने नेफ्रॉन को घेर लिया। ये जाल दिख रहा है ना, पूरे नेफ्रॉन के ऊपर ये जाल बिछाया। ये क्या ब्लड कैपिलरीज का जाल है ना। इसी जो जाल जो उसने बना लिया है तुम्हारे कैपिलरी नेटवर्क ने, सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क में, देख रहे हो ना, ये जो ये जो है ना, ये जाल है। इस जाल ने पूरी तरीके से आपके ट्यूब्यूल को घेर लिया है। इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। फिर वासा रेक्टा एंड में जाके दोबारा ये यूनाइट होने लगती है और वेन बनाती है, राइट। फिर वेन आगे चल के सारी तुम्हारे नेफ्रॉन्स की वेन्स आगे चल के क्या बना लेती है, रीनल वेन, ठीक है। रीनल वेन ये बन जाती है। तो यही चीज़ अभी हमने पढ़ी है, ठीक है ना। और फिर रीनल वेन कहाँ फाइनली खुलती है वो अभी मैंने आपको बताया, राइट, है ना। तो रीनल वेन फाइनली खुल जाती है पोस्टीरियर वेना केवा में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो डायग्राम दिख रहा है इसमें भी देखो समझ में आ रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल है, वो ब्रांच हो के उसने कैपिलरीज बना ली जिसको ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज दोबारा रीयूनाइट हुई और इसने एफरेंट आर्ट्रियोल बना लिया। ध्यान देखो कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो चौड़ी दिख रही है, जबकि एफरेंट आर्ट्रियोल क्या दिख रही है आपको, नैरो दिख रही है, राइट। 350 times a day through kidneys. All the body blood passes through the kidneys 350 to 400 times a day at the rate of 1 to 2 liters per minute, ठीक है ना। करीब जितना भी ब्लड होता है वो हर किडनी से करीब 350 से 400 बार पूरे दिन में पास होता है, ठीक है। यानी कि आप समझ लो कि हर एक मिनट में करीब 1 से 2 लीटर ब्लड होता है जो किडनी से पास होता है, मतलब किडनीज को छानती है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है उसका प्रोग्रेस चेक है। द ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द नॉच ऑफ द किडनी ऑन द मीडियन साइड ऑफ द कनेक्टिंग बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो कौन सा ट्यूब निकलता है नॉच ऑफ द किडनी से, तो उसका आंसर है यूरेटर, है ना। हमने पढ़ा था कि यूरेटर किडनी के नॉच से निकलता है, यूरेटर, राइट। नेक्स्ट, द ट्यूब दैट पासेस द यूरिन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर जो यूरिन ले जाता है उस ट्यूब का नाम क्या है, तो बॉडी से बाहर तो यूरिन ले जाता है यूरेथ्रा, राइट, यूरेथ्रा। फिर द इनर लाइटर कलर्ड रीजन ऑफ द किडनी के दो हिस्से थे, बाहर वाला डार्क वाला कॉर्टेक्स से ला रहा था और इनर लाइटर रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड बोमस कैप्सूल के अंदर ये नॉट लाइक ब्लड कैपिलरीज, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, है ना। तो जब एक एक वर्ड पढ़ोगे ना तो ये सब क्वेश्चंस कर लोगे आराम से, राइट। स्किप करके पढ़ोगे, शॉर्ट में पढ़ोगे तो नहीं आएगा। तो अभी भाई आपको 10th में तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नाउ
और भी क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, तो नेफ्रॉन्स लिख दो। द ब्लड वेसल विच एंटर्स मेल्पीजियन कैप्सूल, मेल्पीजियन कैप्सूल यानी क्या हुआ, बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। तो जो ब्लड वेसल मेल्पीजियन कैप्सूल में एंटर करती है उसको एफ्रेंट बोलते हैं हम, एफ्रेंट आर्टरियोल, AFFERENT, ठीक है, एफ्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है लीव्स, लीव्स जो करती है वो EFRENT होती है, EFF, राइट, EFFERENT, efferent arteriole. Given is a jumbled list of the parts of certain body structure, loop of Henle, Bowman's capsule, distal convoluted tubule, glomerulus, proximal convoluted tubule. Name the structure to which the listed parts belong. तो ये सारे पार्ट्स किसके होते हैं, ये सारे पार्ट नेफ्रॉन के होते हैं, तो आप लिख दो नेफ्रॉन है भैया ये, ठीक है। फिर उसने पूछा है कि, ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स इसके हैं आपके नेफ्रॉन्स के। फिर उससे पूछा रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ देयर इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द वेयर दे एंड, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आपको पता है सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल आएगा, देन आपका बोमन्स कैप्सूल के बाद ग्लोमेरुलस, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन आपका लूप ऑफ हैनली एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। नाउ फंक्शंस ऑफ द किडनी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से यूरिन फॉर्म होती है, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, इनको बार बार समझ में नहीं आता है। डिटेल में देखो इसको किस तरीके से ये 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्म होती है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकर्स इन 2 मेजर स्टेप्स, एक्चुअली 2 मेजर स्टेप्स है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, एक रीएब्जॉर्प्शन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज़ मच ग्रेटर दैन इन द कैपिलरीज एल्सवेयर। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ्लो करता है, इतना प्रेशर तो कैपिलरीज में और कहीं पे भी नहीं होता है। हमारे शरीर में और भी जगह कैपिलरीज पाई जाती हैं, लेकिन इतने प्रेशर से ब्लड और किसी भी कैपिलरीज में फ़्लो नहीं करता है जितने प्रेशर से ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर फ्लो करता है। तो ये प्रेशर क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एफ्रेंट आर्ट्रियोल होता है वो वाइड होती है, जबकि जो ईफ्रेंट आर्ट्रियोल होती है वो नैरो होती है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। द रीज़न फॉर दिस ग्रेटर प्रेशर, रीज़न पूछते हैं तो इसमें दिया भी है, द रीज़न फॉर दिस ग्रेटर प्रेशर इज़ दैट द ईफ्रेंट यानी कि आउट गोइंग आर्ट्रियोल इज़ नैरोअर देन द एफ्रेंट इनकमिंग आर्ट्रियोल, है ना। ईफ्रेंट आर्ट्रियोल नैरो है एफ्रेंट आर्ट्रियोल से, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। दिस हाई प्रेशर, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, कॉजेज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड टू फिल्टर आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो लिक्विड ब्लड का, आपको पता है ना, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में तो तुम्हारे आगे RBC WBC और लिक्विड कंपोनेंट्स में आपको प्लाज्मा वगैरह आ जाता है। तो इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो ब्लड में से जितना भी लिक्विड कंपोनेंट होता है वो फिल्टर आउट होकर ये बोमन्स कैप्सूल के जो हॉलो ट्यूब है ना, यहाँ पर ये आ जाता है। तो ग्लोमेरुलस से लगा हुआ ये ट्यूब्यूल है, तो इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, या तो यानी कि ब्लड आपके 2 कंपोनेंट से बनता है, सॉलिड कंपोनेंट्स और लिक्विड कंपोनेंट्स में। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, जैसे आपने कोई भी चीज़ छानोगे एकदम प्रेशर में, तो छन के जितना भी लिक्विड पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाता है, इसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, मतलब जितना भी ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस के इस हॉलो, जो बोमन्स कैप्सूल का ये हॉलो पार्ट होता है, छन के उसके अंदर आ जाता है, तो उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। और सॉलिड हिस्सा किसका, सॉलिड पार्ट जो ब्लड का होता है वो कहाँ रहता है, वो ईफ्रेंट आर्ट्रियोल में चला जाता है। देखो, this high pressure causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus into the renal tubule. This filtration under extraordinary force is called ultrafiltration. यही जो extraordinary force में जो filtration हो रहा है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर आप वो बोले तो आप लिख देना कि भाई जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स की वजह से जितना भी लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो ग्लोमेरुलस से छन कर बोमन्स कैप्सूल के हॉलो पार्ट में आ जा रहा है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड यानी कि प्लाज्मा अलॉन्ग विथ मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा कम्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड पास इनटू द फनल शेप कैविटी ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। इतने ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से ब्लड का जितना भी लिक्विड पार्ट होता है यानी कि प्लाज्मा, राइट, प्लाज्मा हुआ, साथ साथ में जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुए जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब चीज़ ग्लोमेरुलस से छन के जो बोमन्स कैप्सूल का फनल शेप कैविटी होती है वहाँ वो आ जाता है, ठीक है ना। द फ्लूइड एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो ट्यूब्यूल में के अंदर जो लिक्विड एंटर कर रहा है इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं।
द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज और अदर प्लाज्मा सॉल्यूट्स। तो कुछ उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है और कुछ उसमें यूजफुल सब्सटेंस भी हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो यूरिन नहीं होती है, अभी इसको और छानने की ज़रूरत है ताकि अच्छी चीज़ें दोबारा रीअब्जॉर्ब हो सके और फिर सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकले। द थिकर पार्ट ऑफ द ब्लड लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोमेरुलस आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और जो थिक पार्ट होता है वो तुम्हारा ग्लोमेरुलस में ही रह जाता है छन्ने के बाद, राइट। तो ब्लड आया बड़ी तेज़ी से, चौड़ी थी, आया, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, तो जितना भी लिक्विड पार्ट था वो छन के वुमेंस कैप्सूल के जो हॉलो पार्ट है उसके अंदर एंटर हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के रूप में, और जितना भी जो गाढ़ा पार्ट है इफ्रेंट आर्ट्रियोल के द्वारा वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब इस जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है वो अभी मैं बात। solid blood contains the two kinds of corpuscles, proteins and other large molecules are carried forward through the efferent arteriole। तो जो गाढ़ा खून जो आपका ग्लोमेरुलस में रह गया है जिसमें कार्पसल्स हैं, प्रोटीन्स हैं और बाकी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो आगे चल के efferent arteriole में आगे बढ़ आते हैं। Thus the blood proceeding away from the glomerulus is relatively thick। तो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है वो काफ़ी थिक होता है क्योंकि उसका जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है वो छन के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के रूप में रीनल ट्यूब्यूल में एंटर कर जाता है। तो ये तो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, मैंने बताया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट भी हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका यूरिन फॉर्मेशन में रीअब्जॉर्प्शन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज़ नॉट यूरिन। मैंने अभी आपको बताया कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर कर रहा है अभी वो यूरिन नहीं है। It is an extremely dilute solution containing a lot of usable materials including glucose and some salts such as those of sodium। ये बहुत ही एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारी यूजेबल मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज और सोडियम है जिसको बॉडी में दोबारा रीएब्जॉर्ब जो कि ब्लड में दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। As the filtrate passes down the tubule, much of the water is reabsorbed together with the usable substance। जैसे जैसे तुम्हारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल के बाकी हिस्से में आता है तो जितने भी रीअब्जॉर्ब पार्ट होते हैं, रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं, यूजेबल सब्सटेंस होते हैं, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। But the reabsorption is only to the extent that the normal concentration of the blood is not disturbed। लेकिन उतना ही reabsorption होता है जितने में ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। देखो ब्लड ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, उसका एक अपना कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जो सब्सटेंस होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको हम सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं ना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना। तो जब रीनल ट्यूब्यूल के बाकी हिस्से में जो यूजेबल सब्सटेंस होते हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से दोबारा ब्लड में रीएब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव तरीके से रीएब्जॉर्ब होते हैं ताकि ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी कि कुछ ही सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होंगे, बाकी यूरिन में पास हो जाते हैं। तो कौन से सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होते हैं? Certain substances like potassium in the normal course and a large number of foreign chemicals including drugs like penicillin are passed into the forming urine in the distal convoluted tubule। जो distal convoluted tubule होता है उसमें बहुत सारा सब्सटेंस, पोटेशियम हुआ या तुमने मेडिसिन वगैरह अगर कुछ खाई है जैसे पेनिसिलिन वगैरह जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह खाई है वो यूरिन में जाके मिल जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो आगे के हिस्से में लूप ऑफ हैनली तक तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन बाद में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है वहाँ पर कुछ हानिकारक पदार्थ आपके यूरिन में मिल जाते हैं जैसे कि पोटेशियम आयंस या फिर आपकी ड्रग्स जो आपने खाई है जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह। दिस पैसेज इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्यूबुलर वॉल एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्योंकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटेशियम आयंस और तुम्हारे कुछ ड्रग्स का सीक्रीशन हुआ है, क्योंकि ट्यूब्यूल में इनका सीक्रीशन हुआ है इसलिए इसको ट्यूबुलर सीक्रीशन कहते हैं। तो एक एक टर्म को डिफाइन करना आ जाता है कि भैया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ट्यूबुलर सीक्रीशन क्या होता है। तो इस टर्म्स को डिफाइन करना आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमको इसको किस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का और सोडियम का, ठीक है ना, और आपका बाहर निकालता है पोटेशियम और कुछ ड्रग्स। द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रीशन इज कॉल्ड यूरिन। अब जितना भी अच्छी चीज़ थी वो रीअब्जॉर्ब हो गई, जितनी भी हानिकारक चीज़ें थी वो ट्यूबुलर सीक्रीशन के द्वारा बाहर आ गई। अब जो चीज़ बनी वो यूरिन है।
है ना। मतलब अब इस यूरिन में तुम्हारा सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है। तो स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन में? पहले तो ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो बुमन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। बुमन्स कैप्सूल से ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी में जाता है। पीसीटी में जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है तो ये अधिकांश पानी इसको यानी कि 2/3 वाटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है आपका पीसीटी। एंड मच ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम क्लोराइड आयन जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में है उसमें अधिकांश जो वाटर है, ग्लूकोज और सोडियम एंड क्लोराइड के आयंस हैं वो पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका ये आगे बढ़ा तो लूप ऑफ हेनली आया। लूप ऑफ हेनली में भी थोड़ा बहुत पानी और थोड़े बहुत सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब आगे चल के जब ये आगे बढ़ा तो आपका क्या आया? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी बाकी जो बचे हुए क्लोराइड्स हैं, कुछ वाटर है, वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन साथ साथ में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उसकी वॉल सीक्रेट करते हैं पोटेशियम एंड फॉरेन केमिकल्स सच एज पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स इनटू द फॉर्मिंग द यूरिन। मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन होता है क्लोराइड्स का और वाटर का, लेकिन साथ साथ में ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है यानी कि ये पोटेशियम और फॉरेन केमिकल्स को यूरिन में सीक्रेट आउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। राइट तो ये आप याद रखो, ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चार्ट इस टेबल को याद रखो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। यूरिन एक्सक्रीशन, फाइनल यूरिन passes into the collecting ducts to the pelvis and through the ureter into the urinary bladder by urethral peristalsis, waves of constriction in the ureters and due to gravity। फाइनली जो यूरिन आपकी बनी वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद कहाँ चली गई? आपकी कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट ने बाकी सारे नेफ्रॉन्स की भी यूरिन कलेक्ट करी और किडनी की पेल्विस में दे दी। किडनी की पेल्विस में जब सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन कलेक्ट हो गई तो वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आ गई। यूरेटर में क्या होता है? तो ग्रेविटी की वजह से भी नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी। साथ साथ में जो यूरेटर होता है ना उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, बार बार एक वेव क्रिएट करती हैं जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जैसे आपको याद होगा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पढ़ा था, जहाँ पे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करता है और आपका खाना आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, मूव करता है। उसी तरीके से यूरेटर की जो मसल्स होती है वो भी बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, जो कि एक वेव क्रिएट करती हैं जिसको हम पेरिस्टाल्सिस वेव कहते हैं। इसके द्वारा भी आपकी यूरिन धीरे धीरे नीचे सरक के कहाँ आ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है। यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाती है। इन द पेनिस इन मेल्स के केस में यूरेथ्रा पेनिस में खुलता है, जबकि फीमेल्स के केस में यूरेथ्रा डायरेक्टली बाहर ओपन होता है। By relaxation of the sphincter muscles located at the opening of the urinary bladder into the urethra under impulse from the nervous system। तो नर्वस सिस्टम के इम्पल्स से स्पिंस्टर्स मसल रिलैक्स होती हैं, यूरेथ्रा की ओपनिंग खुलती है और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग जो यूरेथ्रा की तरफ है वो खुलती है और यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को मिक्स्ड यूरिनेशन कहते हैं। तो अब आपको मिक्स्ड यूरिनेशन की डेफिनेशन पता चल गई, तो आपको यही पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, फाइनल यूरिन पासिस इनटू द कलेक्टिंग डस्ट टू द पेल्विस एंड थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो दो तुम्हारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से गया पेल्विस में, पेल्विस से गया यूरेटर में, यूरेटर से गया यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में वो कैसे आया? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे सरक के यूरिन यहाँ आ गई। यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक्सपेल हुई यूरेथ्रा के द्वारा। मेल्स में यूरेथ्रा पेनिस के अंदर होता है और फीमेल्स में डायरेक्टली होता है। यूरेथ्रा की ओपनिंग में स्पिंस्टर मसल्स होती है, वो रिलैक्स करती हैं और ओपन हो जाती है और यूरिन बाहर निकल जाती है। तो बाय रिलैक्सेशन ऑफ द स्पिंस्टर मसल्स लोकेटेड at the opening of urinary bladder into the urethra under impulse from the nervous system is such a process called mixed urination। तो इस प्रोसेस को हम मिक्स्ड यूरिनेशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राइट नाउ all these functions involved in urine formation require energy, hence the oxygen demand of the kidneys is 6 to 7 times higher than what is required by muscles। भैया इतनी सारा काम अगर किडनी कर रही है तो भैया उसको एनर्जी की ज़रूरत तो है ही, यानी कि किडनी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड्स 6 से 7 गुना ज़्यादा रहती है मसल्स के कंपैरिजन में। मतलब मसल जितनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है जितना एनर्जी की खपत होती है किडनी के अंदर, 6 से 7 गुना ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है किडनी के अंदर। राइट, तो 6 to 7 हायर कंजम्पशन होता है।
अच्छा, अब यूरिन की प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान दो, पूछा जाता है। यूरिन का कलर येलो होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, लर्न कर लो हैं, बिलीवर्डिन मत लिखाना, बिलीरुबिन मत लिखाना। जो येलो कलर होता है यूरिन का, वो एक पिगमेंट यूरोक्रोम की वजह से होता है। कलर वेरी करता है डाइट की वजह से। आपने ज़्यादा पानी पिया तो आपकी यूरिन जो होती है वो लाइट येलो कलर की होती है, ऑलमोस्ट कलरलेस रहती है। लेकिन अगर आपने कम पानी पिया तो आप देखते हो कि आपको डार्क कलर की यूरिन होती है। यूरिन कितनी क्वांटिटी बनती है? पर डे करीब 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनती है। अगर इतनी यूरिन बन रही है तो आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट, पीएच पूछते हैं। पीएच याद रखो, पीएच ब्लड का भी पूछते हैं, सलाइवा का भी पूछते हैं, यूरिन का भी पूछते हैं। तो यूरिन का जो पीएच है वो 5 to 8 होता है, यानी कि जो यूरिन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, करीब लगभग 6 के बराबर होती है। प्रोटीन डाइट मेक्स इट मोर एसिडिक वाइल वेजिटेबल डाइट मेक्स इट एल्कलीन। अगर आपने ज़्यादा प्रोटीन खाया है तो आपकी यूरिन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, जबकि अगर आपने वेजिटेबल डाइट ली है यानी कि वेजिटेबल जूस या वेजिटेबल्स खाई है तो आपकी यूरिन एल्कलाइन हो जाती है। एसिडिक और एल्कलाइन पता है ना, 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे होता है एसिडिक और 7 के ऊपर क्या होता है? एल्कलाइन, राइट। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी याद करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछते हैं, 1.03 to 1.035 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है यूरिन की। यूरिन का कलर याद रखो, यूरोक्रोम की वजह से येलो होता है। वॉल्यूम करीब 1 से 1.5 लीटर होता है। पीएच करीब 5 से 8 होता है और स्लाइटली एसिडिक होती है। प्रोटीन अगर आप खाते हो तो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है आपकी यूरिन, और आप ज़्यादा वेजिटेबल डाइट लेते हो तो एल्कलाइन हो जाती है। इसका जो ओडर यानी कि जो बदबू होती है वो क्या होती है? ऑन स्टैंडिंग स्मेल ऑफ यूरिन बिकम स्ट्रॉन्ग अमोनिया लाइक ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, अदरवाइज फेंट स्मेल। अगर आपने वॉशरूम आप गए और आपने पानी नहीं डाला तो आपको एक महक सी आती है, वो महक अमोनिया जैसी लगती है, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं तो फेंट स्मेल आई है ना। अगर आप कम पानी पियोगे तो आपकी जो यूरिन में ज़्यादा बदबू आती है, और अगर आप अच्छे से पानी पीते हो तो फिर उतनी महक नहीं आती है। यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यूरिन के? द नॉर्मल ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट डिजॉल्व इन इट। यूरिन में करीब 95% जो पानी ही है और 5% सॉलिड वेस्ट है। The percentage of the solid waste may slightly vary according to the food taken and according to the time after taking food, but usually these are approximately in grams per liter of urine. Actually जो solid waste क्या होंगे वो डिपेंड करता है कि आपने डाइट क्या ली है या आप किस टाइम पे वॉशरूम गए हो, ठीक है। कौन कौन से सॉलिड वेस्ट पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होते हैं, इसमें यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड और अदर। यूरिया की मात्रा करीब कितनी होती है? 2.3 ग्राम पर लीटर, क्रेटिनाइन 1.5 ग्राम पर लीटर, यूरिक एसिड 0.7 एंड अदर्स 2.6। जबकि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? सोडियम क्लोराइड 9, पोटेशियम क्लोराइड 2.5, अमोनिया 0.6 एंड अदर्स 2.5। ये थोड़े से जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनका परसेंटेज वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने डाइट कैसी ली है और कितने खाने के कितने देर बाद आप वॉशरूम जा रहे हो। Besides the normal constituent, the urine may pass out certain hormones and also certain medicines like the antibiotics and excess vitamins. इन सब के अलावा यूरिन में वाटर तो होते ही है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो होते ही हैं, साथ साथ में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, और अगर आपने कोई मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक खाई है तो वो भी यूरिन में पास होती है, और आपने जो भी एक्सेस विटामिन खाए हैं यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी वो भी यूरिन में बाहर निकल जाते हैं। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन, अगर यूरिन में ये दो चीज़ें आ रही हैं यानी कि कुछ एबनॉर्मलिटी यानी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है आपको। अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है जिसको हम हीमेट्यूरिया कहते हैं, ये पूछते हैं, ये टर्म याद रखना। हीमेट्यूरिया क्या होता है? जब आपकी यूरिन में ब्लड आता है तो उसको हीमेट्यूरिया कहते हैं। इन दिस द ब्लड पासिस विथ यूरिन ड्यू टू द इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी स्टोन और ट्यूमर। या तो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, या आपकी किडनी में स्टोन है, या आपकी किडनी में ट्यूमर है, तब यूरिन में साथ साथ में ब्लड भी निकलेगा, तो इस कंडीशन को हीमेट्यूरिया कहते हैं, और ये कंडीशन को आपको डॉक्टर को दिखा के रिजॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपके यूरिन में ग्लूकोज निकलता है जिसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। एक्सेस ग्लूकोज पासिस विद यूरिन ड्यू टू डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, एक डायबिटीज़ मेलिटस, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसमें एक्सेस ग्लूकोज यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाती है, और तो ये दोनों कंडीशन अगर है तो ये मतलब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट ऑफ यूरिन, हालांकि कोई यूरिन टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इट में साउंड ऑकवर्ड टू टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ यूरिन, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूरिन का जो
टेस्ट होता है वो सॉल्टिश यानी कि नमकीन होता है, क्योंकि आपने देखे हैं कि इसमें डिजॉल्व सॉल्ट यानी कि NaCl वगैरह पास आउट होता है। व्हेन स्वीटिश द कंडीशन में बी ड्यू टू, लेकिन अगर वैसे तो यूरिन का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टिश होना चाहिए, लेकिन अगर यूरिन टेस्ट में मीठी है तो ये इसका मतलब क्या है, इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ के पेशेंट जब यूरिन पास करते हैं और वो पानी नहीं डालते हैं तो देखना जहाँ पे उन्होंने यूरिन पास करी है वहाँ पे चींटियाँ लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं चींटियाँ? क्योंकि उनकी यूरिन में शुगर है, ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को खाने के लिए भी चींटियाँ वहाँ पर आती हैं, राइट। तो शुगर डायबिटीज़, यूजिंग यूरिन कंटेनिंग शुगर ग्लूकोज ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन एंड एंड्स गैदर टू लिक द यूरिन ऑफ अ डायबिटिक पर्सन। तो जो जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी यूरिन में शुगर निकलती है। ऐसे लोगों की जो यूरिन होती है वो थोड़ी मीठी होती है, स्वीटिश होती है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, इसलिए एक्सेस जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन में पास हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों की जो यूरिन है वो पास करके आते हैं और पानी नहीं डालते हैं तो वहाँ पर चींटियाँ लग जाती हैं। व्हेन टेस्टलेस, जब ना वो सॉल्टिश है ना वो स्वीटिश है, तो ये कंडीशन कब होती है, जब यूरिन में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, यानी कि डायबिटीज़ के दूसरा पेशेंट यानी कि जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस है। दो प्रकार के डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, एक डायबिटीज़ पेशेंट को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, दूसरी को इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस में ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में वाटर की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है, राइट। तो इसको टेस्टलेस कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू मच वाटर इन द यूरिन, अ कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस ड्यू टू इनसफिशिएंट ADH हार्मोन्स। इंसिपिड मीन्स टेस्टलेस। जब आपकी शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में ADH हार्मोन नहीं बनता है, ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं बनता है तो आपका यूरिन में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है ना, बहुत सारा पानी रहता है यूरिन में। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो यूरिन का टेस्ट होता है वो टेस्टलेस होता है, ना ही वो सॉल्टी होती है, ना ही वो स्वीटिश होती है। इंसिपिडस का मतलब ही टेस्टलेस होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एल्बुमिन। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और ड्यू टू इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल मेम्ब्रेन ऑन अकाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है वुमेन्स कैप्सूल में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, तब ये कंडीशन होती है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं, है ना। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वुमेन्स कैप्सूल का जो परमिएबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा चीज़ें छन के वुमेन्स कैप्सूल में आ जाती हैं, राइट। तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी आ जाते होंगे, तो वो कंडीशन फिर एल्बुमिन कहलाती है। बाइल पिगमेंट्स, एनीमिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और ड्यू टू लिवर सायरोसिस। जब आपको ये प्रॉब्लम होती है, लिवर सायरोसिस हो गया या एनीमिया की शिकायत हो गई है, हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस है, तब आपकी यूरिन में बाइल पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे। देखा अब कि कौन कौन सी चीज़ें यूरिन में पाई जाती हैं। अगर ब्लड आ रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है, शुगर आ रही है तो भी प्रॉब्लम है, एल्बुमिन निकल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, बाइल पिगमेंट्स निकल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो यूरिन, डॉक्टर जब बीमार होते हैं डॉक्टर यूरिन का टेस्ट कराता है, वो देखता है कि इस तरीके से कोई सब्सटेंस तो नहीं बाहर निकल रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो डायग्नोस करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। नाउ रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट। अब शरीर में कितनी यूरिन बननी चाहिए, कितनी निकलनी चाहिए, इसका एक रेगुलेशन होता है। कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? आपके मस्तिष्क में होता है ना, आपके आईब्रोज के बीच में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायूरेसिस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। मतलब ये तो दोनों चीज़ें हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और डायूरेसिस, ये यूरिन का प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन बाय वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के में दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब होता है वो एक ADH हार्मोन सीक्रेट करता है जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में ADH कहते हैं। If ADH secretion is reduced, there is an increased production of urine. This is called diuresis. ये पूछते हैं अगर ADH का सिक्रीशन कम होगा, अगर आपके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में ADH नहीं बन रहा होता है तो यूरिन ज़्यादा बनती है, जिस कंडीशन को हम डायूरेसिस कहते हैं, है ना।
सब्सटेंस मतलब जब आप बार बार वॉशरूम जाते हो, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार यूरिन पास करनी पड़ती है, तो वो कंडीशन डायूरेसिस कहलाती है। और ये तब होता है जब आपके शरीर में ADH नाम का हार्मोन सफिशेंट अमाउंट में नहीं बना है। और ये ADH नाम का हार्मोन कौन बनाता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब, ठीक है ना। सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आर कॉल्ड डायूरेटिक्स। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम खाते हैं तो उससे ज़्यादा बाथरूम हमको लगती है, तो ये सब्सटेंस जो यूरिन की मात्रा बढ़ाते हैं या बार बार आपको यूरिन लगती है, उसको उन सब्सटेंस को हम डायूरेटिक्स कहते हैं। यानी कि आपने ज़्यादा लिक्विड डाइट ली, बहुत ज़्यादा शरबत पिया या पानी पिया, दूध पिया, तो बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट लोगे तो बार बार आप वॉशरूम जाओगे, तो लिक्विड डाइट को आप डायूरेटिक्स बोलते हो। ज़्यादा चाय पियोगे, ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे, ज़्यादा अल्कोहल पियोगे, तो ये क्या डायूरेसिस कहलाता है, यानी कि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। गाउट एंड किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? यूरिक एसिड इज रिलेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड मे क्रिस्टलाइज एंड गेट डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स कॉजिंग गाउट। देखो यूरिक एसिड क्या होता है, पानी में कम घुलता है, पानी में कम घुलता है, इसलिए यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और गांठें बन जाती हैं। इन गांठों को हम गाउट कहते हैं। तो हमारे जॉइंट्स में जो गांठें बन जाती हैं यूरिक एसिड की, उसको गाउट कहते हैं। Excessive uric acid and certain salts like calcium oxalate may be the source of kidney stones when the kidneys are not working fully normally। जब किडनी पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो एक्सेस यूरिक एसिड और कुछ सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट वो किडनी में स्टोन्स बना लेते हैं, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे ये प्रोग्रेस चेक है ट्रू एंड फॉल्स का। देखते हैं क्विकली क्या है ये। द ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर, ट्रू या फॉल्स? यस ट्रू, क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में फ्लो करता है, तो दिस इज करेक्ट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब्सटेंस सच एज वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड वाइट ब्लड कार्पसूल्स। ये रॉन्ग है क्योंकि ये सब चीज़ें तो होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, लेकिन WBC नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड कंटेन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फुली रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। फुली तो नहीं होता है, पार्शली होता है ना, फुली तो नहीं होता। अगर फुली होता तो फिर यूरिन आपकी सॉल्टी नहीं होती। बिसाइड्स द नॉर्मल, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान दिया करो। पता चला आपने देर कहा सोडियम क्लोराइड, हाँ सोडियम क्लोराइड तो रीअब्सॉर्ब होता है और आप राइट कर दो, नहीं उन्होंने फुली वर्ड यूज़ कर दिया। फुली वर्ड यूज़ कर दिया यानी कि फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो। बिसाइड्स द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स द यूरिन में पास आउट एक्सेस विटामिन बट नॉट द एंटीबायोटिक्स। नहीं, नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट में यूरिन तुम्हारी एक्सेस विटामिन भी निकालेगी और एंटीबायोटिक्स भी निकालेगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक्सेसिव यूरिक एसिड इन यूरिन में प्रोड्यूस किडनी स्टोन्स। तो एक्सेसिव यूरिक एसिड तो बना लेते हैं, एक्सेसिव यूरिन नहीं बनाती है। यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन बनते हैं, यूरिन की वजह से नहीं बनते। तो अगेन दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप। अब ये डेफिनेशन पूछी जाती है नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन की, कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। The kidney, while removing waste like urea from the blood, also regulates its composition, that is the percentage of water and salts। जब किडनी ब्लड से वेस्ट को रिमूव कर रही होती है जैसे कि यूरिया वगैरह, तो साथ साथ में वो वाटर और सॉल्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए यूरिन में, इसको भी रेगुलेट करती है ना। द किडनी वाइल रिमूविंग वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड ऑल्सो रेगुलेट्स इट्स कॉम्पोजिशन, दैट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इट इम्प्लाइज द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आएगी और आप उसको एज इट इज़ लिखोगे। ड्रिंकिंग इनफ वाटर डायरेक्टली और थ्रू फूड हेल्प्स द किडनी इन देयर प्रॉपर वर्किंग। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीते हो और खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो आपकी किडनी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। जब आप कम का पानी पीते हो तो आपको कम बाथरूम लगती है, यानी कि आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो आप देखना अधिकतर लोग, उन्हीं लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं जो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं या अच्छे से पानी नहीं पीते हैं सफिशिएंट अमाउंट में। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एज इन आवर कंट्री वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर। जो जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जैसे हमारे इंडिया में, तो हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं समर्स में। येट वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स इन समर दैन इन विंटर्स एंड द यूरिन पास्ड इज जनरली थिकर। तो भी हम जो वो समर में हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी हम कम बार बाथरूम जाते हैं, जबकि विंटर्स में हम कम पानी पीते हैं तो भी हमको ज़्यादा बाथरूम लगता है ना। येट भी तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारा पानी तो आपका स्वेटिंग में भी बाहर निकल जाता है।
है ना। और समर में जो यूरिन होती है वो थोड़ी थिक होती है। द रीज़न इज़ दैट इन समर वी लूज कंसिडरेबल पार्ट ऑफ वाटर थ्रू perspiration and the kidneys have to reabsorb more water from the urine making it more concentration। तो अगर आपसे ये रीज़न पूछा जाए कि भाई जो विंटर के मुकाबले आप समर में यूरिन कम क्यों जाते हो जबकि आप तो इतना ज़्यादा पानी पीते हो और आपकी यूरिन थिक क्यों होती है, तो उसका रीज़न ये है कि समर में बहुत ज़्यादा पानी स्वेटिंग यानी पर्सपिरेशन के द्वारा भी लॉस होता है हमारे शरीर से, जिसकी वजह से हमारी किडनी को ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूरिन कम बनती है। जब कॉलरा होता है, इन कॉलरा द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम वॉमिटिंग एंड वाटरी बाउल्स। जब कॉलरा यानी हैजा, जब किसी पेशेंट को कॉलरा की बीमारी होती है तो बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त वो करता है। वाटरी वाला पानी ऐसी उसकी पॉटी होती है, मतलब दस्त एकदम पानी से उसको दस्त लगते हैं और उसको बार बार उल्टी होती है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो रहा है। His intestines are unable to absorb water into the blood। तो उसके इंटेस्टाइन्स वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में कैपेबल नहीं होती हैं। तो जब किसी पेशेंट को कॉलरा होता है तो उसके इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो वाटर को सही तरीके से एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं मिला रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। The result is that his kidneys reabsorb almost all the water from the urine in the renal tubules and with it even the urea। इसकी वजह से क्या होता है, जब इंटेस्टाइन सफिशिएंट अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तब किडनी ये वाटर को पूरी तरीके से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लेती है कि साथ साथ में यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि यूरिया को बाहर निकालना है, लेकिन चूंकि इंटेस्टाइन ढंग से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है इसलिए किडनी ऑलमोस्ट सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि उल्टी और दस्त की वजह से जो शरीर में पानी की कमी हो रही है वो पूरी हो सके। लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है, वो पानी के साथ साथ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अल्टीमेटली द पेशेंट में डाइड ड्यू टू पॉइजनिंग बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हायर क्वांटिटी ऑफ यूरिया इन हिज बॉडी, यूरीमिया। और अल्टीमेटली अगर इसी तरीके से किडनी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती रही और यूरिया भी साथ में एब्जॉर्ब करती रही तो उसकी बॉडी में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए कॉलरा में बहुत ध्यान देना पड़ता है, हैजा में बहुत अगर ज़रा भी लापरवाही हो जाती है तो पेशेंट की जान चली जाती है। उसका कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त लगने की वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता ब्लड में, ब्लड थिक हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी क्या करती है, जितना भी वाटर होता है वो पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। तो जब इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करती है तो साथ में वो यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे यूरिया की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है और ये जहरीला हो जाता है और यूरीमिया कंडीशन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, द इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ टू रीप्लेनिश वाटर इन द ब्लड बाय ग्लूकोज सलाइन ड्रिप और बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दैट इज़ ORS टू द माउथ। तो जब भी किसी को कॉलरा होता है, उल्टी दर्द की शिकायत होती है, तो या तो उसको ड्रिप चढ़वा दो जो जिसमें ग्लूकोज और सलाइन चढ़ाया जाता है, या फिर उसको बार बार ORS का घोल बना के दो। ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में कैसा है, द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स नियरली 40 लीटर्स ऑफ वाटर विच फॉर्म 60% ऑफ द बॉडी वेट। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में करीब 40 लीटर पानी होता है, जो हमारे बॉडी वेट का 60% होता है, मतलब हमारे बॉडी वेट का 60% तो पानी है। ठीक है, एवरेज डेली लॉस एंड गेन ऑफ वाटर इन द एडल्ट ह्यूमन मेल इन गुड हेल्थ एट रेस्ट इन टेम्परेट क्लाइमेट। मानो कि क्लाइमेट एक जैसा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, जो एक एडल्ट ह्यूमन मेल है जो कि एक अच्छी खासी हेल्थ में है, ना कि उसको कोई बीमारी या तकलीफ़ नहीं है। अगर हम ऐसा एक स्टैंडर्ड वो देखें तो कितना पानी वो लॉस करता है पर डे, यूरिन के रूप में वो किडनी के द्वारा पानी लूज़ करता है करीब 1500 ml। ठीक है, यानी कि 60% पानी वो यूरिन के द्वारा निकाल देते हैं। स्वेट के द्वारा स्किन के थ्रू कितना पानी लूज़ करता है, 500 ml। सांसों के द्वारा वो कितना पानी लूज़ करता है, करीब 400 ml, यानी कि 16%। और फीसेस यानी कि पॉटी में भी थोड़ा बहुत पानी तुम्हारा लूज़ होता है, वो होता है 100 ml। सबको टोटल करोगे तो करीब 2500 ml पानी वो लॉस कर देता है। तो फिर पानी गेन कितना करता है, इतना ही पानी वो पीता है, या चाय कॉफ़ी दूध पीता है तो करीब 1500 पानी वो गेन कर लेता है। खाने के द्वारा वो 700 पानी गेन कर लेता है, 700 ml पानी गेन कर लेता है। और मेटाबॉलिक वाटर भी बनता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है ना, तो करीब 300 ml
वाटर वहाँ बनता है, तो करीब उतने ही 2500 ml पानी वो गेन कर लेता है। तो यानी कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर का बैलेंस बना रहता है, मतलब वो जितना लूज़ कर रहा होता है उतना ही लगभग वो गेन भी कर लेता है। द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द वाटर वुड स्लाइटली वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन। ये जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि वेदर कौन क्लाइमेट कैसा है और पर्सन की लाइफ स्टाइल कैसी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है आर्टिफिशियल किडनी पे, क्योंकि जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है तो उनको आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। यानी कि डायलिसिस की मशीन के द्वारा किडनी का फंक्शन किया जाता है। क्या होता है कि किडनी फेल हो गई है, किडनी फेल हो गई है तो मतलब वो अब आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, यूरिन नहीं बना पा रही है। ऐसा अगर लंबे समय तक चला तो क्या हो जाएगा, आपके ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ आएंगे, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम पेशेंट को डायलिसिस देते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट का डायलिसिस करते हैं। तो एक्चुअली में डायलिसिस क्या होता है वो उसमें समझाया गया है। If one kidney is damaged or removed for some reason, the other kidney alone is sufficient for the excretory needs and the person can lead a normal life. किसी कारणवश अगर एक किडनी डैमेज हो गई है या रिमूव हो गई है तो दूसरी किडनी सफिशेंट होती है हमारी एक्सक्रीटरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मतलब आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो अगर आपके शरीर में सिर्फ एक किडनी फंक्शन कर रही है। अगर दोनों नहीं भी कर रही हैं, अगर एक कर रही है तो भी आपका काम चल जाएगा। बट फेलियर ऑफ बोथ द किडनीज वुड लीड टू दैट। लेकिन अगर दोनों ही किडनी फेल हो जाएंगी तो अल्टीमेटली डेथ होगी। तो आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डायलिसिस मशीन। द पेशेंट ब्लड इज लेट फ्रॉम द रेडियल आर्टरी इन हिज आर्म। उसके पेशेंट के आर्म में एक रेडियल आर्टरी होती है, उसमें से खून निकालते हैं। ये खून पूरा का पूरा मशीन में डाला जाता है। मशीन में जब ये डाला जाता है तो जितना भी यूरिया और एक्सेस सॉल्ट होता है वो इस खून से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और प्यूरिफाइड ब्लड उसको दोबारा उसी आर्म की वेन में डाल दिया जाता है। और इस तरीके से जब परमानेंट डैमेज हो जाता है किडनी को तो डायलिसिस होती है, जो कि हर 12 घंटे से लेकर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हर 12 घंटे में डायलिसिस कराना पड़ता है, नहीं तो ट्वाइस अ वीक आपको डायलिसिस कराना पड़ता है ना। तो हमारे हाथों में रेडियल आर्टरी होती है, इससे ब्लड सारा निकाल के कहाँ डाल दिया, मतलब रेडियल आर्टरी पे एक नली डालते हैं और जितना भी ब्लड होता है वो रेडियल आर्टरी से निकल के कहाँ जाता है, डायलिसिस मशीन में जाता है। डायलिसिस मशीन क्या करती है, इस ब्लड में जितना भी यूरिया या एक्सेस सॉल्ट है उसको रिमूव कर देती है, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। और फिर प्यूरिफाइड ब्लड उसी हाथ की वेन में डाल के दोबारा शरीर के अंदर पहुँचा देते हैं। इस तरीके से अंदर जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो फिल्ट्रेशन अंदर ना होकर डायलिसिस मशीन में होता है और इस तरीके से वो पेशेंट की जान बच जाती है। राइट। अब एक टेबल दी गई है, इस टेबल को ढंग से पढ़ो। जितनी भी टेबल्स दी होती है ना उनको बार बार रिवाइज़ किया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस तो पूछते नहीं है ICSE में, अब तो वन वर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जो रिमूव करता है लंग्स और ये एक्सपायर्ड एयर के रूप में बाहर निकल जाती है। मिनरल सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मेनली यूरिया, क्रिएटिनाइन और यूरिक एसिड, ये जो तुम्हारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये किडनी और स्किन के द्वारा रिलीज़ होते हैं। किडनी में ये यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं और स्किन में ये स्वेट यानी पसीना के थ्रू होते हैं। हालांकि पसीने में बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जो पानी होता है वो किडनी, स्किन और लंग तीनों के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है। किडनी में एक्सेस वाटर एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के रूप में। सबसे ज़्यादा पानी तो ऐसे ही बाहर निकलता है किडनी के द्वारा। थोड़ा बहुत स्किन से भी निकलता है जब हमें पसीना आता है, और लंग्स में भी निकलता है जब हम वाटर वेपर को, जब हम एक्सहेल्ड एयर के द्वारा या एक्सपायर्ड एयर के द्वारा भी आपका थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है। बाइल पिगमेंट जो होते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन की बैकग्राउंड से बने हैं, वो लिवर में आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं और थ्रू द इंटेस्टाइन बाय बाइल जूस। तो आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो डेड RBCs होती हैं उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्रेक डाउन होता है तो बाइल पिगमेंट बनाता है। अब ये बाइल पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट कौन कर लेता है, लिवर कर लेता है। और लिवर क्या करता है, इस बाइल पिगमेंट को बाइल जूस में मिला देता है और बाइल जूस बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकाल देता है। फिर पॉटी जो फीकल मैटर बनता है उसके द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट, वाटर और बाइल पिगमेंट, और ये ऑर्गन्स है जिनको रिमूव करते हैं और इस तरीके से रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे चैप्टर का आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आप अपनी बुक को साथ में रखकर इस चैप्टर को रीड करिए और इस वीडियो को देखिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।